हेलो स्टूडेंट्स। एसएसटी का संसाधन एवं विकास पुस्तक के अध्याय नंबर 2 का ये हमारा चौथा वीडियो है। देखिए क्या है इसमें। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से हमको पढ़ना है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। चलिए क्या पढ़ते हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। जूट जूट समझ रहे हो आप लोग? जूट का मतलब आपने देखा होगा, आपने आपके घरों में या पहले जूट की बोरियां होती थी जिसमें धान गेहूँ ऐसा रखा जाता था। आपने देखा होगा ज़रूर, उसको ध्यान नहीं आ रहा होगा या अभी भी होंगी आपके। ठीक है, जूट की बोरियां। अच्छा, फिर बोला है कि क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस से बनी है। बेत क्या होती है? बेत की झाड़ू आपने देखा होगा आमतौर पे, है ना? देखा होगा लगाते हुए, बेचने आते हैं लोग बेत की झाड़ू, मतलब। और बांस तो आपने जाना ही है। कह रहा ये सब कहाँ मिलती हैं? तो कह रहा भारत के पूर्वी पूर्वी बोले तो वो भाग, पूर्वी भाग में जैसे आपका बंगाल हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये सब पूर्वी भारत है ना। और उत्तर पूर्वी भारत यानी आपका जैसे बीच वाले में आपका सिक्किम, ये सब है ना। ये सब जितना आप कह सकते हो उत्तर पूर्वी भारत है, सब में आपका घर है। आंध्र प्रदेशों में, करा उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश में भी बांस की काफ़ी मात्रा है ना। करा जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थे। यह खूबसूरत स्कार्फ है। अध्यापिका ने स्पष्ट किया, जो रेशम होता है, रेशम की कीटों से प्राप्त किया जाता है। यानी रेशम की कीड़ों से ये बनाया जाता है और जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादों का प्रदान करते हैं और जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, है ना। और इसे हम जैवमंडल कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैवमंडल की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? कहने का मतलब है जो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का जो क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति और वन्य जीवन हैं, वो हमारा पूरा क्या कहलाएगा? जैवमंडल। ठीक है। अब जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। कहीं ना कहीं हमारा ये जो आपका जैवमंडल है उसमें जितनी भी जीव जंतु हैं सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है। अब करा इस जीवन आधारित को परितंत्र इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं, है ना। एक दूसरे के ऊपर निर्भर या एक दूसरे की मदद से आपका चलना या एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, ठीक है, ये क्या होता है? पारितंत्र कहलाता है। अब कह रहा वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिनसे हम सांस लेते हैं, फसलों और को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे, कागज आदि प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। ये सब कहाँ से मिलता है? हमको पौधों से, पेड़ पौधों से मिलते हैं ना। करा पौधे असंख्य उपयोग हैं। आप कुछ और जोड़ सकते हैं, यानी और भी आपके मन में जो आ रहा वो भी आप कह सकते हो, है ना, जो आपको पौधों से मिलती हो। ठीक है। अब कह रहा है कि वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट व जलीय जीव रूप आते हैं।
उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होता है। पता है आप लोग को। अब कह रहा कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फूल हाँ, फूलों के परागण में मदद करती हैं और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर, यानी चिड़िया कहाँ क्या खाती हैं, कीटों को खाती हैं, निर्भर होती हैं, अपघट्य के रूप में कार्य करती हैं। यानी क्या, कीट पतंगों को जो हानिकारक हैं या चाहे जो भी हो उसको ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीटें हो जाती है ना, हर जगह पे कीड़े कीड़े दिखाई पड़ते, तो उसको कौन साफ करता है, पक्षियाँ साफ करती हैं। अच्छा, अब मान लो कोई विषैला कोई चीज़ या कोई भी जानवर मर गया है, तो उसको वो कहीं ना कहीं गंदगी है, बदबू फैलाता है या जो भी है गंदगी, उसको कौन साफ करता है, कहीं ना कहीं वो गिद्ध साफ करता है। तो वो भी एक परिमार्जक का काम करता है, यानी पर्यावरण को सुरक्षित करता है, शोधक का काम करता है। देखिए करा, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक का काम करता है। अपमार्जक बोले तो साबुन का काम है ना, साफ करना, ठीक है। अब और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी क्या हैं, पारितंत्र के हमारे क्या हो जाएंगे, पारितंत्र, हाँ, देखिए पारितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है ना। अब चलते हैं अगला देखते हैं। अच्छा, इसके बगल में यहाँ देखें, क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिकेन और एस्प्रिन व इब्रोप्रोपेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, यानी इन दवाओं का जिन जानवरों पर उपयोग करते थे हम, ठीक है, उनके परमार्जन उपरांत और उनको खाने के बाद जो गिद्ध होते थे उनकी किडनियाँ खराब हो जाती थी और जिससे कि वो मर जाते थे। करा पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग में लाने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब इन पर मतलब प्रतिबंध लगाया गया है कि उस पक्षियों पर ये दवाएं उपयोग में ना किया जाए, जिससे कि अगर इनका उपयोग किया गया मान लीजिए और उसको मतलब कुछ समय बाद वो मर गए, तो उसको जब खाते थे ये गिद्ध तो उससे क्या होता, इनको हानियाँ होती थी और ये मर जाते थे। तो अब इनको क्या किया जाए, रोक दिया जाए, है ना। करा कि तथा आरक्षित स्थान पर इनके आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, यानी उनको लगाम लगाया जाए और गिद्ध के लिए कहीं आरक्षित स्थान दे दिया जाए कि हाँ वहाँ पर रहें, जिससे कि ये जो आपके वातावरण में दूषित है या जो गंदगी है उसको साफ करें। अब देखिए वनस्पति हाँ, प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण, वनस्पति का वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर, तापमान यानी तापमान और आर्द्रता मतलब नमी पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों में 4 भागों में वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो देखिए कैसे क्या है, भारी बारिश वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, यानी जहाँ बारिश अत्यधिक मात्रा में होते हैं वहाँ पर ढेर सारे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर अधिक बारिश होती है वहाँ पर अधिक वन पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों के आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले घास और वृक्ष उगती हैं, जिससे विश्व के वाले घास स्थलों का निर्माण होता है, यानी घास वाले मैदान आपको दिखने के। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीले झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं, यानी क्या वहाँ पर उस तरह के पेड़ पौधे नहीं उगते जिस तरह के जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और यहाँ क्या होती, कम बारिश होती है तो यहाँ पर कटीले झाड़ियाँ उगती हैं, जैसे रेगिस्तान टाइप का आप कह सकते हो। प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। अब वो पानियाँ कहीं ना कहीं से निकालेंगी तो कहाँ पे होंगी, जैसे रेगिस्तान में जो पेड़ उगते हैं या पौधे उगते हैं उनकी जड़ें अंतर तक जाती हैं, जिससे कि वो अपना पानी भोजन के लिए पानी उपयोग कर लें या अपनी वृद्धि के लिए, है ना। इस प्रकार के पौधे की जड़ें गहरी होती हैं। वातोर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमीदार वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति के मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं।
अब कह रहा है पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों की विशाल विशाल क्षेत्रों को काट दिया गया। भाई जहाँ जब जनसंख्या कम थी, ठीक है, तो बहुत कम कृषि योग्य भूमि का उपयोग होता था कि भाई खाने वाला जितना खाया जाता था उतना ही उपयोग किया जाता था। अब खाने वाले ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं ना कहीं कृषि भी बढ़ना है, यानी कृषि का जो क्षेत्र है दायरा वो बढ़ाया गया। अब वो क्या हुआ है, जो वन वाले क्षेत्र थे उनको काट के कृषि योग्य भूमि बना दिया गया। अब ऐसे में वनों की संख्या कम होती गई, है ना। तो यही बोला, देखिए विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है, यानी वन की सुरक्षा के लिए तुरंत मतलब हम लोग को सजग होना है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण, यानी कैसे बचाया जाए। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट होते गए हैं, ठीक है। यानी पौधे और जंतुओं जहाँ वहाँ पर पहले पेड़ पौधे या कर सकते हैं जंतुएँ हमारी कहाँ रहते हैं, अधिकतर जंतुएँ हमारे कहीं ना कहीं जंगलों में, वनों में रहते हैं ना। अब उनको आपने काटते चला गया तो अब वो कहाँ रहेंगे, यानी उनके आवास कम करते गए, आपने उनको घटा दिया। अब वो कहीं ना कहीं आपके या तो आपके नगरों में भागते हैं या तो फिर वो बेचारे मर जाते हैं, है ना। उनकी संख्या में विलुप्त हो जाती है। आप कह रहे बहुत सी जातियाँ असुरक्षित और संकटपन्न हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन और मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल का मतलब आग लग जाना, है ना, तथा भूस्खलन तो बता ही चुके हैं, से मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के विलुप्त होने या लुप्त होने के प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यानी इन्हीं का वजहों से ये क्या हो रहे हैं, कैसे जो पक्षियाँ हैं, पौधे हैं या कह सकते हैं जीव जंतु हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या बढ़ना, यानी पशुओं का शिकार अत्यधिक हो रहा है, जिससे कि कुछ खास प्रजातियों की संख्या तेज़ी से कमी आ रही है। पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों को एकत्रित करना, गैर कानूनी व्यापार, जंतुओं को की अनाधिकार शिकार किया गया है ना। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर और इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है या बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियाँ, झीलों और आर्द्र संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब देखिए यहाँ इसको पढ़ लीजिएगा, देखिए फिर आपका करार, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण की संतुलन बना रहता है। यानी अगर जितना मतलब आवश्यक है सब कुछ उतना ही रहे तो वो संतुलन, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। अगर मतलब कोई चीज़ की अधिकता हो जाएगी, है ना, तो वो समस्या हो जाएगी। कोई चीज़ रहे ही ना और कोई चीज़ अधिकता हो जाए तो फिर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कारण विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों को प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण वो विलुप्त हो गए। विलुप्त होने के कारण पर प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वनो महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों को निवास करने अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं, यानी उनके खिलाफ हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना वैध है। यानी अगर आपने इनको मारा तो आपको जेल हो जाएगा या कह सकते हैं आपको दंड दिया जाएगा, जुर्माना लगेगा। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्स स्पीसीज
ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों की और पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। काजीरंगा उद्यान में हाथियों का झुंड। जैव मंडल क्या होता है, थोड़ा छोटे छोटे बातें यहाँ पर है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लिए एक से अधिक पारिस्थितिकी एकता की एक रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। शब्दावली। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल निचय एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों को एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण एवं विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है ना। क्या आप जानते हैं CITES क्या है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो के कुछ उदाहरण हैं। आज के वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास देखेंगे। आज के वीडियो में इतना है।